अमीर बिलाज का कत्ल 1 साल हो गया। 2 शूटर्स इस्तेमाल हुए थे, एक मुजफ्फर शाह और एक हारून। मुजफ्फर शाह को किसने मारा? ये हमारी तफ्तीश में भी सामने आया। एहसन शाह तक आप लोग कैसे पहुंचे? जब ये उम्रे पर था तो इसने वीडियो कॉल की थी बालाज को कि आप शादी पे जा रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई। इधर इन्फॉर्मेशन लेकर वो दूसरी पार्टी को उसने इन्फॉर्मेशन दी कि अमीर बालाज ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई। तीफी बट को इसने अप्रोच किया था या तीफी बट ने एहसन शाह को अप्रोच किया था? तीफी बट से मुलाकात की थी, उसके घर जाकर कई मुलाकातें की। इसी केस से लिंक होते हुए एक और कत्ल होता है जावेद बट का, उसमें कौन मुलविस था? जो मास्टरमाइंड है वो अमीर मसाब है। टीफी का रेड वारंट जारी है, गोगी मुल्क के अंदर ही है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग शवाहिद किसके खिलाफ? टीफी बट के खिलाफ है। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो सुलह करवाना चाह रहे हैं। शकील बट वो ब्रैकेट था ट्रका वाला ग्रुप के साथ। अगर किसी का ये ताल्लुक है और कोई फैमिली रिलेशनशिप है तो उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन अब ये लेकिन बड़ा है। कहते हैं कि एक बच्ची का रेप हुआ कॉलेज की, उसके बाद लाहौर के अंदर बहुत हंगामे हुए, एहतजाज हुए। असल में कोई ऐसा वाकया हुआ था? बट साहब आप हैरान होंगे, जो ये कह रही थी कि मेरी बेटी के साथ हुआ, उसकी आज तक औलाद ही कोई नहीं है। जो हनी ट्रैप हुए खलील साहब, वो केस क्या था? उन्होंने कहा कि ये शोबिस का बंदा है तो बहुत अमीर आदमी होगा, तो जिनकी गलतफहमी खलीलुर रहमान कमर साहब ने उस वक्त ही दूर कर दी थी। उन्हें कहा ओए मैनू चुकिया जे, ताड़ा की ख्याल है मेरे को बड़े पैसे ने। डॉक्टर शाहिद सदीक का कत्ल हुआ, बेटा उसमें मुलविस था। सिर्फ रेटिंग लेने के लिए यूट्यूबर्स अपनी तरफ से रात को सोचते हैं और सुबह एक खबर बना के चला देते हैं। बिल्कुल ना किसी गाड़ी का मसला था, ना किसी लड़की का मसला था। मसला क्या था? मसला था अमीर बिलाज मर्डर केस को 1 साल हो गया। एहसन शाह का अमीर बिलाज मर्डर केस में क्या रोल था? पुलिस को इस केस में मरकजी मुलजिम तीफी बट के खिलाफ क्या क्या शवाहिद मिले, और क्या इसी साल में इस केस का फैसला हो जाएगा? लाहौर के हाई प्रोफाइल केसेस की इन्वेस्टिगेशन और उनके हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में एसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आफ्ताब फुल्लरवान से। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। सर, लाहौर का हाई प्रोफाइल केस अमीर बिलाज का कत्ल 1 साल हो गया है। इस 1 साल में जो इन्वेस्टिगेशन आपके सामने आई है उसमें क्या कुछ पता चला है? अमीर बालाज मर्डर केस, ये हमारे लिए इसकी तफ्तीश और इसके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी एक चैलेंज था। इस 1 साल में पुलिस ने ना सिर्फ इस केस की तमाम रूट्स को ट्रेस कर लिया, तमाम मुल्ज़मान को ट्रेस किया और हर मुल्ज़िम का जो जो रोल था उस रोल को क्लियर किया। ये मर्डर होने के बाद हमने फौरी तौर पे जो रेड किया तो मुल्ज़मान जो बेसिक जो शूटर थे, एक देखें इसमें 2 शूटर्स इस्तेमाल हुए थे, एक मुजफ्फर शाह और एक हारून। जो मौके पे मारा गया। मुजफ्फर शाह मौके पे मारा गया और जो हारून था वो फरार हो गया, हारून को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, इसमें एक और कन्फ्यूजन है, मुजफ्फर शाह को किसने मारा? जो गार्ड थे अमीर बिलाज की उन्होंने, या जो दूसरी गैंग थी उन लोगों ने खुद ही मार दिया? मैं बताता हूँ। उसमें जो हमारी तफ्तीश में सामने ये बड़ा उलझा हुआ पॉइंट था। आपने बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा है, ये हमारी तफ्तीश में भी सामने आया। अमीर बालाज पे 2 शूटर्स ने फायरिंग की। मुजफ्फर की जो फायर थे उससे अमीर बालाज कत्ल हुआ और मकसद उनका ये था कि कोई क्लू ना रहे, तो हारून की फायरिंग से मुजफ्फर शाह मरा। अच्छा, ठीक है। सो उस वजह से उनका मकसद ये था कि अगर ये ज़िंदा रह जाता है तो फिर ये सारी बात बताएगा, उसको मौके पे ख़त्म करना ज़रूरी था। हारून ने मुजफ्फर शाह को मार दिया और यही वजह है कि हारून बच के निकलने में कामयाब हो गया। और वो चीज़ साबित भी हो गई। हारून का पिस्टल बरामद हो गया, हारून के जो पिस्टल के खोल थे वो भी लेबॉरेटरी में जाके वो भी उसे टैली कर गए थे, और मुजफ्फर शाह से जो पिस्टल मौके पे बरामद हुआ उसके खोल भी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जाके हमने जब कंपैरिजन करवाए तो वो भी टैली कर चुके थे। हारून को आपने कैसे पकड़ा? हारून वहाँ से जब भागा तो हारून की वहाँ पे वीडियो मौजूद थी। उसके अलावा हमें मुजफ्फर शाह की एक डायरी मिली, उस डायरी से हमने मज़ीद वर्कआउट किया तो उस पर हमें एक नाम मिला, वो हारून का नाम था। देन फिर हम पीछे गए जहाँ पे मुजफ्फर शाह शेखुपुरा में रहता था, वहाँ फिर उसकी फैमिली के ज़रिए हमने ट्रेस किया। ये दिन रात हम काम कर रहे थे, मुसलसल राउंड द क्लॉक।
तो वहाँ से हमें पता चला कि मुजफ्फर शाह ने अपने साथ एक साथ वाली गली का लड़का हायर किया था कुछ अरसे से, तो उसके साथ फिरता था। उस पे हमें हारून का पता चल गया कि ये तो हारून था जो ये कर रहा था। फिर उसके बाद हारून को हमने गिरफ्तार कर लिया। हारून और मुजफ्फर शाह, इन दो के अलावा वहाँ पर कौन कौन मौजूद था? तीसरा बिलावल मौजूद था। बिलावल जो था ये तीफी भट्ट की बेगम का भतीजा था, और ये मुलज़मों को, हारून को और मुजफ्फर को वहाँ पे जाए वकुआ पर लेके गया था। अच्छा। और जिस गाड़ी में लेके गया था वो गाड़ी भी बरामद हो गई। जिस ड्राइवर के ज़रिए गया था वो ड्राइवर भी सामने आ गया था। उस ड्राइवर की हमने मुकम्मल तफ्तीश की थी। जो ड्राइवर इसको लेके गया था वो इनोसेंट था, उसे पता ही नहीं था कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। तो फिर ड्राइवर को हमने इस मुकदमे में गवाह बनाया, वो हमारा विटनेस है। एहसन शाह तक आप लोग कैसे पहुंचे और उसका रोल क्या था इसमें? एहसन शाह इसमें, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं फिफ्थ कॉलमनिस्ट, वो अंदर का इनका बंदा था जो हर सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे फरीक को दे रहा था। और कब से? तकरीबन 7-8 माह से। वजह क्या बनी? वजह, बालाज का ये बड़ा करीबी दोस्त था एहसन शाह। बालाज का दोस्तों का एक हलका था जिसमें ये सरे फहरिस्त था। ये बदकिस्मत आदमी, इसे गलत फहमी होगी थी। अच्छा, ये छोटा मोटा पॉलिटिकल वर्कर भी था। एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का ये वर्कर था और इसे लीडर बनने का शौक था। अब जब ये बालाज का प्रोटोकॉल देखता था, ये बालाज के लेवल का नहीं था, तो प्रोटोकॉल देखता था तो इसके दिल में ये उमंग जागी कि मैं बालाज की जगह ले सकता हूँ, जिसके लिए इसको दूसरे जो फरीक था उसने इसको लालच दिया कि अगर तुम बालाज को रास्ते से हटाने में हमारी मदद करो तो हम पॉलिटिकली तुम्हें सपोर्ट करके अगले आने वाले इलेक्शन में अच्छी पोजीशन के लिए खड़ा कर सकते हैं, और फिर तुम्हारे पास ये बजट होंगे और सारा कुछ होगा। तो ये उस गलत फहमी में आके इसने अपने दोस्त के कत्ल में मदद करने का वादा कर लिया और उसमें फिर इसने पूरी मदद फराहम की। अच्छा, आपको कैसे शक हुआ इस पर? इसकी बॉडी लैंग्वेज से। याद रखें, या मैं आपको बड़ी मज़े की एक बात बताने लगूँ, हम जब भी किसी जाए वकुआ पे जाते हैं ना जी, तो या जाए वकुआ के बाद तो हम उस बंदे या बंदी को बड़े गौर से देखते हैं जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे बयान डाल रहा हो। वो ऊंचे ऊंचे बयान डाल रहा होता है इसलिए कि पुलिस उस पर शक न करे। अच्छा, इसने चालाकी ये की थी कि जब ये वकुआ हुआ था तो ये उम्रा के लिए चला गया ताकि अपनी गैर मौजूदगी को साबित कर सके। जब ये उम्रे पर था तो इसने वीडियो कॉल की थी बालाज को। अच्छा। कि जी आप शादी पे जा रहे हैं, अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करके जाइए, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई। अच्छा, अमीर बलाज पहनता था? अमीर बालाज को सिक्योरिटी थ्रेट थी। अच्छा। वो पहनता था। तो वो आपके गनमैन साहब ठीक है ना, अपनी हिफाजत का पूरा इंतज़ाम करके। अच्छा, वो जो गाड़ी में अमीर बालाज के साथ लोग थे उन्होंने अमीर बालाज को सेंसिटाइज भी किया कि सर ये जो सवाल पूछ रहा है ये उम्रे पर गए हुए बंदे के सवाल नहीं है, ये तो हमारी CID ले रहा है। लेकिन वो इतना ट्रस्ट करता था उस पर, एहसन शाह पर, उसने कहा नहीं यार तुम्हें क्या पता, वो दोस्त होने की वजह से कंसर्न्ड है। लेकिन इधर इन्फॉर्मेशन लेकर वो दूसरी पार्टी को उसने इन्फॉर्मेशन दी कि अमीर बालाज ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई। अच्छा। और इसके साथ इतने गनमैन हैं। फिर इसी की इन्फॉर्मेशन पे जो मुजफ्फर शाह शूटर था, आप चेक करें कि उसने सीने पर गोलियां नहीं मारी क्योंकि उसे फिर भी शक था कि कहीं बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहने। उसने यहाँ पे गर्दन पे गोलियां मारी क्योंकि गर्दन नज़र आ रही है कि वहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, और फिर पूरा ब्रस्ट चलाया गया जिसकी वजह से वो मौके पे कत्ल हो गए। अच्छा, अब एक वजह वो वीडियो कॉल, फिर उसके बाद वो कॉलें करना, फिर इसकी बड़ी चीज़ें मशकूक थीं। कौन कौन सी? इसका वहाँ पे फैमिली के साथ अटैच होने की कोशिश करना कि वो मेरा भाई था। अब ये वहाँ पे कोशिश ये कर रहा है कि बालाज फैमिली के अंदर ही मौजूद रहे और बालाज फैमिली इससे बालाज की जगह पे कबूल कर ले। अच्छा, वैसे अमीर मसहब और अमीर फतेह, उनका क्या रिस्पॉन्स था इस पर? वो पसंद करते थे इसे कत्ल से पहले? इसे वो पसंद नहीं करते थे, इसको पसंद नहीं करते थे इसकी हरकतों की वजह से। तो क्योंकि बुनियादी तौर पे देखें, जो मुखलिस आदमी होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज और होती है, जो मुफाद परस्त होता है
उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। सो लेकिन ये चूँकि अमीर बालाज घर में सबसे बड़ा था, तो छोटे भाई इसका अदब एहतराम करते थे, इसके मामलात में मुदाखलत नहीं करते थे, उसको अपने बाप की जगह देते थे। तो वो आप यानी अमीर मसाब ने, जो मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरी इन्वेस्टिगेशन थी उसके मुताबिक, कभी भी उसने भाई के साथ बहस मुबासा नहीं किया था, वो बाप की जगह उसे देता था। तो जिसकी वजह से वो अगर इसको नापसंद करते भी थे तो उन्होंने कभी इजहार नहीं किया था कि भाई के दोस्तों के बारे में अच्छा नहीं लगता कि छोटे भाई उनको मशवरे दें। लेकिन जो आसन शाह था, आसन शाह के ओवरऑल भी जो शोहरत थी वो ठीक नहीं थी, मोहल्ले में भी इसकी शोहरत ठीक नहीं। अच्छा, वैसे एहसन शाह जब पकड़ा गया तो क्या क्या बातें सामने आई? एहसन शाह पकड़ा गया तो फिर तफ्तीश हुई, आसानी से मान गया? वो फिर हमारे पुलिस के पास बड़े साइकोलॉजिकल हरबे होते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल हरबे जब हम इस्तेमाल करते हैं उसमें फिर जब सारे सबूत उसके सामने रखे गए कि ये आप सबूत देखें, उसकी वजह ये है कि इसने तीफी भट्ट से मुलाकात की थी, उसके घर जाकर कई मुलाकातें की। एक सवाल ये है कि तीफी भट्ट को इसने अप्रोच किया था या तीफी भट्ट ने एहसन शाह को अप्रोच किया था? तीफी भट्ट ने आसन शाह को अप्रोच किया था। उन्हें डाउट था कि ये स्लिप हो सकता है? उनको अंदाज़ा था कि ये एक वीक पॉइंट है, मॉल है, इसको अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हो सकता है। और जब इसको ऑफ़र दी गई तो ये फ़ौरन तैयार हो गया। प्लानिंग कैसे की एहसन शाह से मिलकर? उसका पूरा शेड्यूल लिया गया, कब जाता है कब आता है, दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं। तो जब घर का भेदी हर चीज़ बता रहा हो तो फिर आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, इसे हम कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीच होना। तो सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी थी। अच्छा, कितने पैसों में डील हुई? इसकी जो डील प्रॉपर हुई थी वो 5 करोड़ में हुई थी, जिसमें जो एडवांस दिए गए वो 50 लाख था। अच्छा, तो बकाया पैसे उसके बाद पेमेंट होनी थी। वो 50 लाख में से 35 लाख रुपया हमने दौरान तफ्तीश बरामद कर लिया था। अच्छा जी, वो बरामद करके वो इसकी निशानदेही पे बरामद करके वो हम मालखाना में जमा हो चुका था। अच्छा, वैसे एहसन शाह का कोई बयान मीडिया के सामने नहीं आया? लोग जो हैं हमारे देखने वाले वो अभी भी डाउट करते हैं कि एहसन शाह को बस फंसाया गया। देखिए, मुलज़मों के कभी भी बयान मीडिया पे नहीं दिए जाते। मीडिया को हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मुलज़मान का मौक़िफ़ हम मीडिया पे चलाएं। वो तो तफ्तीश में बातचीत सामने आती है। जो फंसाने वाली बात है, पुलिस का इस चीज़ से क्या ताल्लुक़ है, किसी को फंसाया जाए ना फंसाया जाए। अदालत में कोई बयान हुआ एहसन शाह का? अदालत में उसका बयान नहीं हुआ था, मेरे सामने बयान हुआ था। उसे हम 161 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का बयान कहते हैं। वो बड़ा मुफस्सल बयान है, अलिफ से लेके ये तक तमाम कहानी उसमें बयान की गई है और जो उसने कहा वही बयान किया गया है। ठीक है। अगस्त में फिर एहसन शाह अपने साथियों की फायरिंग से मारा जाता है। एहसन शाह को जब बरामदगी के लिए केस में लेके जा रहे थे, वो दीगर केस था। अच्छा, कौन सा केस था? वो एक डिफरेंट एक वारदात का केस था जिस पर ये शुबा गुजरा था कि कहीं इसने ये वो वारदात की है। तो इस दौरान तफ्तीश जब इसने वो इंकशाफ किया, वो तफ्तीश मैंने नहीं की, वो हमारे OCU के डिफरेंट विंग ने की थी। तो उस दौरान में फिर वो साथियों की फायरिंग से ही वाज किल्ड। वो जो साथी थे उसमें भाई भी था एहसन शाह का? जो शुबा अली था, रज़ा। शुबा ये था कि कहीं इसको छुड़ाने वालों में इसका भाई तो नहीं था। जब मुकम्मल तफ्तीश की गई तो अली रज़ा ने उसमें अपनी बेगुनाही साबित कर दी थी, जिसकी वजह से अली रज़ा को उस केस में से क्लियर कर दिया गया था। पुलिस ने वो बिल्कुल मेरिट पे तफ्तीश की थी। और जो बाकी साथी थे कोई पकड़े गए? तफ्तीश जारी है, जब तक मुकम्मल तौर पे नहीं क्लियर हो जाता तो वो तफ्तीश बंद नहीं की जाती। अच्छा, इसी केस से लिंक होते हुए एक और कत्ल होता है जावेद भट्ट का, उसमें कौन मुलविस था? डिफरेंट केस है, इसकी एक कड़ी है, उसकी मैंने तफ्तीश नहीं की, वो एक डिफरेंट JIT है। लेकिन इतना मुझे पता है कि उस केस में, जावेद भट्ट के मर्डर केस में पीछे जो मास्टरमाइंड है वो अमीर मसाब है। अगर आज के दिन तक देखें, पूरे 1 साल हो गया, अब तक इस केस में कौन कौन से लोग सामने आए हैं, पकड़े गए हैं, और कौन से अभी इंतज़ार में हैं, आप लोग वेट कर रहे हैं कि इनको पकड़ना है? इस केस में चूँकि हमारी तफ्तीश भी मुकम्मल हो चुकी है, केस का ट्रायल भी शुरू हो चुका है, इसमें मैं आपको 1 बाय 1 वो आपकी फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरी बता देता हूँ। मुजफ्फर शाह मौके पे मर गया। हाँ। हारून पकड़ लिया गया जो जेल में अपना ट्रायल का सामना कर रहा है।
बिलावल बाहर भाग गया था मुल्क से बाहर, जिसका हमने रेड वारंट लिया और वो मस्कत से रेड वारंट होने की वजह से गिरफ़्तार होकर वापस पाकिस्तान आया। उसको भी हमने उससे पिस्टल बरामद करके उसको जेल भिजवा दिया गया। टीफ़ी का रेड वारंट जारी है और अच्छा, हो गया या अभी ये होना है? हो गया, उसका रेड वारंट जारी है। बल्कि तीफ़ी भट्ट का जो रेड वारंट है वो बिलावल से भी पहले का है। अच्छा जी, तो वो जैसे ही किसी नेटवर्क पे आएगा ही विल बी अरेस्टेड। गोगी मुल्क के अंदर ही है और वो इश्तिहारी हो चुका है और उसको हम गिरफ़्तार करना चाहते हैं। अगर वो सामने आ जाए तो हम मेरिट पे तफ्तीश करेंगे। अच्छा, वैसे इसमें तीफ़ी भट्ट जो है वो मुलजिम है या गोगी भट्ट? दोनों नामजद मुल्ज़िम हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शवाहिद किसके खिलाफ है? तीफ़ी भट्ट के ख़िलाफ़ हैं। 2025 में ये केस जो है रिजॉल्व हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि हम इसको रिज़ॉल्व होना नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि केस का फ़ैसला हो जाएगा। तो फ़ैसला अदालत ने करना है, केस अदालत में चल रहा है और ट्रायल्स का जारी है और होपफुली 2025 में इस केस का फ़ैसला हो जाएगा। अच्छा, कुछ ग्रुप्स जो हैं वो सुलह करवाना चाह रहे हैं, आपको लगता है सुलह होगी इसमें? पुलिस का सुलह से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो फ्री कैन का बामी मसला है, सुलह करें ना करें। हमने तो जो केस की तफ्तीश मुकम्मल करके कोर्ट में भेजी है, हमने अपनी शहादतें पे देनी है, उधर एविडेंसेस देनी है और मुअज़्ज़ज़ अदालत केस का फ़ैसला करेगी। अगले केस पर चलते हैं। एक निजी कॉलेज का वाक़या हुआ, कहते हैं कि एक बच्ची का रेप हुआ कॉलेज की, उसके बाद लाहौर के अंदर बहुत हंगामे हुए, एहतजाज हुए। वो केस क्या था? असल में कोई ऐसा वाक़या हुआ था? अच्छा, ये केस मैं समझता हूँ कि तमाम पब्लिक को इस केस की तफसीलात से आगाह होना चाहिए कि किस तरह अफवाहें, झूठी खबरें जंगल में आग की तरह फैलती हैं और लोग बिला सोचे समझे उसका तज्जिया किए बगैर अपनी प्री ऑक्यूपेशन में उस पर यकीन कर लेते हैं और फिर आग लगा देते हैं, जलाओ घिराव शुरू हो जाता है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, हत्ता कि कई कॉलेजेस को जला दिया गया। उसमें जो मेन रोल था इस अफवाह साजी को माहौल को बनाने के लिए, वो एक सारा खान नाम की औरत थी। कौन? ये टिकटॉकर थी, सारा खान। और इसने एक इंतहाई खौफनाक और बिल्कुल गलत चीज़ों पर अपनी एक टिकटॉक की वीडियो जारी कर दी कि जी वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ वो मेरी बेटी थी, मैं उसको हॉस्पिटल मिलने गई, वो खून में लथपथ थी और ये बड़ा जुल्म हुआ और वो सबकी बेटी थी और तमाम लोग निकल आए घरों से और ये करना शुरू कर दें और वो करना शुरू कर दें। वजह क्या थी इसके पीछे? बट साहब आप हैरान होंगे, उस औरत की औलाद ही कोई नहीं, वो बेऔलाद औरत है। अच्छा, जो ये कह रही थी कि मेरी बेटी के साथ हुआ, शी इज़ अबाउट 45 years old, उसकी आज तक औलाद ही कोई नहीं है और उसने सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए और झूठी शोहरत हासिल करने के लिए एक गलत वीडियो अपलोड कर दी और उस गलत वीडियो के अपलोड होने के बाद हंगामे शुरू हो गए, कॉलेजेस को आग लगना शुरू हो गई, माएँ और वालिदैन वो सख्त परेशान हो गए, जिसकी वजह से हमने उस औरत के ख़िलाफ़ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। शी वाज अरेस्टेड और उसके बाद उसकी जो ज़मानत है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट से खारिज हुई। अच्छा, वो आज भी जेल में है? यस, वो आज भी जेल में है। अच्छा, उसकी हाई कोर्ट से खारिज हुई, उसके हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने उस औरत की ज़मानत खारिज की। अब आप देखें कि हम हक़ाइक़ पर बात कर रहे हैं, हमें ना तो किसी कॉलेज की इंतज़ामिया का कोई किसी किस्म का प्रेशर है, ना किसी भी कॉर्नर से मुझे तफ्तीश के दौरान कोई प्रेशर नहीं आया। सबसे बड़ा सबूत वो औरत सारा खान है जो इस वक्त जेल की सलाखों में है और मुअज़्ज़ज़ तरीन अदालतों ने उसकी ज़मानत को मनसूख किया। कितना बड़ा जुल्म किया उस औरत ने कि एक झूठी वीडियो बना के वालिदैन को उसने गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार कर दिया। अच्छा, आपने देखा होगा कई बच्चे ज़ख्मी हुए, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए इसमें। करोड़ों की प्रॉपर्टीज तबाह हुई, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, स्टूडेंट ज़ख्मी हुए और वो उस औरत की इस वीडियो को दुरुस्त समझ रहे थे। हाँ। और वो औरत अब गिरफ्तार है, वो इस वक्त कोट लखपत जेल में बंद है और मुकम्मल तौर पे हमने उसकी वो वीडियो को सारा कुछ किया और उसकी फिर फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी करवाई। उस औरत ने कहा कि ये वीडियो मेरी नहीं है, हमने उसकी फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी करवाई और फोरेंसिक साइंस वालों ने क्लियर रिपोर्ट दी कि ये वीडियो इसी औरत की ही अपलोडेड है और इसी की आवाज़ है और इसी की शक्ल है। अच्छा, वो शर्मिंदा नहीं थी जो कुछ किया? जी शर्मिंदा थी। उसने कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था
कि मेरी वीडियो के साथ इस तरह लोग रिएक्ट करेंगे और इस तरह जलाओ घराव शुरू हो जाएगा। और उसने 24 घंटे के अंदर वो वीडियो फिर अपने जो उसका था उससे डिलीट कर दी थी, लेकिन उतनी देर में उस वीडियो की मिलियंस कॉपीज हो चुके, वो वायरल हो चुकी थी। ये मैं नौजवान नस्ल को भी एक मैसेज दूंगा कि जब आप एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं तो वो फिर आपकी नहीं रहती, उसकी कॉपीज़ हो जाती हैं, वो फेसबुक पे और मुख्तलिफ जगहों पे चली जाती है, और फिर उसके जो नतायज भुगतने हैं वो अपलोड करने वाले ने भुगतनी है, जिस तरह वो सारा खान भुगत रही है। अच्छा, जब ये केस हुआ था, मैंने भी इस पे पॉडकास्ट किया था, 2 लोग भी आए थे, कहते हैं कि एक बच्ची है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस बच्ची का रेप हुआ, उसके फिर वालिद साहब भी आए, चाचू भी उसके आए। वो लोग कौन थे, उसका क्या लिंक था इससे? देख, उन पर उसी दौरान में सोशल मीडिया पे ये कहा गया कि वो ये बच्ची है। अच्छा। और उनको आगे बताना पड़ा कि हम नहीं हैं, वो थे भी नहीं। मेन वजह ये सारा खान नाम की औरत थी और ये अदाकारा भी थी, ये टीवी ड्रामों में भी काम करती रही है। तो अच्छा, वो अदाकारी उसने इतनी परफेक्ट की कि सब लोगों ने यकीन कर लिया कि वाकई ये बच्ची, लो जी लो, बच्ची की माँ भी सामने आ गई, ये देखें ये बच्ची की माँ है। ओ भाई, किस बच्ची की माँ, उसकी तो औलाद ही कोई नहीं है। लेकिन उस वक़्त जो क्राउड साइकोलॉजी है वो आपकी रीज़न की बात सुनने को तैयार नहीं होती। अच्छा, ये जो खातून है, इन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह से कुछ किया या पहले भी इस तरह का कुछ किया हुआ है? इससे पहले ये मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड करती रही है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उसे कोई चस नहीं आ रही थी, कैश करना चाहा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा रेटिंग चाह रही थी, ऑडियंस चाह रही थी, सब्सक्राइबर्स चाह रही थी। तो उसके ख्याल में ये एक अच्छा मौका था कि पूरा पाकिस्तान इस केस की तरफ देख रहा है, तो बच्ची तो है कोई नहीं, बच्ची की माँ भी कोई नहीं है, तो मैं क्यों ना बच्ची की माँ बन के ये एक वीडियो अपलोड कर दूँ। तो फिर वही हुआ। अच्छा, वैसे नॉर्मली इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, कोई इस तरह का केस और भी आपने देखा जिसमें किसी ने वीडियो बना दी हो, ख़ुद को उसने मुद्दई या ख़ुद को सामने लेकर आई हो कि मेरी बच्ची के साथ या मेरे साथ जुल्म हुआ है, फेक? एक्यूरेटली इस किस्म का केस हमारे नोटिस में पहली दफ़ा आया था कि एक ऐसी चीज़ शो कर दी गई कि जिसका वजूद ही कोई नहीं था। अच्छा, जब ये हुआ वाक़या, आपको क्या लगता था कि सच में कुछ हुआ या आपको डे 1 पे पता था फेक है? एक अच्छे पुलिस अफसर, एक ज़िम्मेदार शहरी और एक अक्लमंद आदमी जो है वो चीज़ों को इस तरह नहीं लेता। वो सबसे पहले सोचता है, तज्ज़िया करता है कि ये कहीं किसी दीगर मकासद के लिए कोई और लोग तो इसको नहीं उछाल रहे, और फिर इसके ना पैरामीटर्स होते हैं चीज़ को चेक करने में। मसलन वो लड़की किधर है, वो वालिदैन किधर है, वो रेपिस्ट किधर है। अच्छा, जो रेपिस्ट जिस पे इल्ज़ाम लगाया था वो चौकीदार आ गया था सामने, उसने कहा हुजूर मैं हूँ। अच्छा, उसको चेक किया गया तो वो उन औकात में उधर मौजूद ही नहीं है जिसको टारगेट किया गया। अच्छा, उस बेचारे को ज़िंदगी का ख़तरा पड़ गया कि मुझे कोई गोली ना मार दे। उसने कहा जी मेरे तो निके निके बच्चे हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। जब भी अब मैं आपके इस बड़े रिलायबल सोर्स के ज़रिए, आप मीडिया पब्लिक ओपिनियन बनाता है, कभी भी सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करें। अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर रीज़न, अप्लाई योर लॉजिक। आप हर चीज़ में, ये नहीं कि वो किसी ने आपको कहा और आपने बात आगे कर दी, ऐसे नहीं होता। चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा CPU दिया है, इट इज़ अवर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ अवर ब्रेन। ब्रेन को इस्तेमाल करें, और ब्रेन क्या कहता है, चीज़ों को उस तरह ना लें जिस तरह वो हैं, चीज़ों को उस तरह लें कि आप अपनी ओपिनियन बना सकें। अच्छा, जब इतने लोग बाहर आ गए, स्टूडेंट्स बाहर आ गए, पुलिस पे प्रेशर था? बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, लेकिन आप ये देखें, पुलिस पे प्रेशर आया, आप मुझे दिखा दें किसी एक भी पुलिस अफसर ने कोई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया हो? एक ने दिया, एक DSP साहब ने। सुन लीजिए, उसने अपनी ज़ाती हैसियत में दिया, नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारी पुलिस कमांड, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम, जो कि हमें सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, और मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, अगर ये वक़ुआ दुरुस्त होता और अगर कोई इसमें ज़िम्मेदार होता, हमें CM पंजाब की तरफ से मुकम्मल अथॉरिटी थी कि यू आर फ्री टू डू योर इन्वेस्टिगेशन एंड इफ़ यू वांट टू अरेस्ट एनी पर्सन, डू अरेस्ट हिम। हमें बिल्कुल पॉलिटिकली इसमें मुकम्मल तौर पे एनकरेजमेंट थी कि मेरिट को अमल दरामद करने में आप कोई कसर रवा ना रखें। अच्छा, उस टाइम पे जो बच्चे थे वो काफ़ी चार्ज थे, तो बच्चों पर कोई एक्शन हुआ, कोई लाठी चार्ज किया हो, कुछ किया हो, कंट्रोल कैसे किया बच्चों को? देखें, उस वक़्त उसमें बहुत ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, कुछ बच्चे भी ज़ख्मी हुए,
तो वो उसमें जो कानूनी कार्रवाई की गई उसमें पुलिस ने बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन बच्चों के फ्यूचर को तबाह होने से बचाया है। हमने बिला वजह किसी के खिलाफ कोई विक्टिमाइजेशन की कार्रवाई नहीं की। नौजवान है, नौजवान जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन वो कोई क्रिमिनल नहीं थे। वो जस्ट उनके दिमाग में जो पुट किया गया, नौजवान जज्बाती होता है, वो उतना तजिया नहीं करता चीज़ों को जिस तरह एक तजर्बाकार और एक सीजनड आदमी तजिया करता है। लेकिन नौजवान बहरहाल वो हमारा एसेट है, हमारी आगे आज जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उस जगह पे किसी नौजवान ने कल बैठे होने। मुझे उम्मीद है कि आज जो देखने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि लोग नहीं मान रहे। मैं होपफुली ये स्टिल समझता हूँ कहते हैं कि पुलिस ने इस केस को छुपाया। हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। देखें, हम नुमाइंदे किसके हैं? अवाम के। हमारे स्टेक होल्डर कौन है? अवाम। हम छुपाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और जबकि पॉलिटिकली हमें मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड दिया गया, तो जब फ्री हैंड हमारे पास मौजूद है, हमारी चेन ऑफ कमांड बड़ी क्लियर है, मैं उसका इन्वेस्टिगेशन अफसर था और मैं उस पर आज़ाद था कि जिसको चाहूँ गिरफ़्तार करूँ और जिसको चाहूँ शहादत इकट्ठी करूँ। हमने इस औरत को गिरफ़्तार करने में जब ये ट्रेस हो गई तो हमें पूरी मेहनत करना पड़ी। हमने फिर जाके गिरफ़्तार किया। इसने हाई कोर्ट से ज़मानत करवा ली। ज़मानत करवा के जब हमने इसको गिरफ़्तार किया, कितने टाइम में? इसने FIA के केस में ज़मानत करवाई थी। तो उसके बाद जब हमने गिरफ़्तार किया तो इसने कहा कि जी मैं तो ज़मानत पे हूँ। तो हमने बड़ा पोलाइटली उसे कहा कि सारा खान, आप ज़मानत में FIA के केस में हमारे केस पे अच्छा, देखिए। टेक्निकली आपने डील तो किया? यस, लीगली हम ऑथोराइज थे उस वक्त। तो देन फिर हम उसे अरेस्ट करके ले गए और वो इतना परफेक्ट केस है जिससे मैंने बताया। उसकी ज़मानत हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने भी खारिज कर दी, बिकॉज वो सबूत हमने कोर्ट के सामने रखे। अब हाई कोर्ट से ज़्यादा रिलायबल और ज़िम्मेदाराना फोरम तो मैं नहीं समझता कि कोई और हो सकता है। अगले केस पे चलते हैं। हनी ट्रैप हमने लास्ट ईयर बहुत सुना। खलील साहब का एक हमने देखा वीडियो आई, फिर आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। जो हनी ट्रैप हुए खलील साहब, वो केस क्या था? जिन्होंने किया वो क्या कोई ग्रुप था या इंडिविजुअल थे? जी ग्रुप थे। वो दैट वाज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो इससे पहले भी कुछ केसेस कर चुके थे। अच्छा, इससे लोगों को घेर के उनकी वीडियोस बना के फिर उनसे पैसे बटोर चुके थे। अच्छा, ये जो टारगेट करते थे हाई प्रोफाइल लोगों को करते थे? हाई प्रोफाइल लोगों को नहीं, पैसे वाले लोगों को। यहाँ पे खलीलुर रहमान कमर के हवाले से उन्होंने कहा कि ये शोबिस का बंदा है तो बहुत अमीर आदमी होगा। तो जिनकी गलतफहमी खलीलुर रहमान कमर साहब ने उस वक्त ही दूर कर दी थी। उन्हें कहा, ओए मैनू चुकिया जे, ताड़ा की ख्याल है मेरे को बड़े पैसे ने, ए मेरा ATM है, जाके चेक कर लो। अब अच्छा, वो गए भी थे? हाँ हाँ, ATM लेके गए। फिर उन्होंने चेक किया तो उसमें 1 लाख 1.5 लाख रुपया था जो उन क्रिमिनल्स ने निकलवाया। वो हमने सबूत के तौर पे अटैच किया है। वो क्रिमिनल्स ने ATM से पैसे निकलवाए और फिर जब उन्होंने खलीलुर रहमान कमर साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया तो फिर खलीलुर रहमान कमर साहब ने उनको कहा कि भाई मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक ड्रामा राइटर हूँ, तो आपको गलत फहमी है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। जिस पर वो बड़े गुस्से में आए और फिर उन्होंने तशद्दुद के बाद उनको सड़क पर फेंक दिया। ये बाद में लिफ्ट लेकर बेचारे अपने घर पहुँचे और उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया। अच्छा, वो पहुंचे कैसे थे? लड़की के घर। लड़की के घर। अच्छा, वो जो गैंग था उन्होंने इनको फांसा हनी ट्रैप के ज़रिए। अच्छा, चलें आज हनी ट्रैप को भी समझते हैं। हनी ट्रैप होता कैसे है? देखिए, 2 लफ्ज़ हैं, हनी और ट्रैप। हनी का मतलब शहद और ट्रैप का मतलब फंदा। जिस तरह हनी पड़ा हो तो मक्खी जब उस पर आके बैठती है तो वो फिर उड़ नहीं सकती, वो उसमें फंस जाती है, जिसकी वजह से ये लफ्ज़ हनी ट्रैप इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़्यादातर हनी ट्रैप इस्तेमाल होता है लड़कियों के इस्तेमाल करके। एक खूबसूरत लड़की वो हायर की जाएगी, उस लड़की के पीछे पूरा गैंग मौजूद होगा जिसमें वो लोग होंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, फिर लीगल सपोर्ट भी कर रहे होंगे। आप इस तरह देखें कि हमारे एक सीनियर ब्रोकरेट थे, उसको एक लड़की ने हनी ट्रैप किया। अच्छा, हो भी गए? वो हो गए, हनी ट्रैप किया। हनी ट्रैप करने के बाद वो उसको एक जगह पे ले गए जहाँ पे वो सारी हदें क्रॉस हो गई। जैसे ही हदें क्रॉस हो गई तो बीबी ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया कि मेरी तो इज़्ज़त लुट गई और मैं बर्बाद हो गई और ये मेरे साथ क्या जुल्म हुआ। अब वो ब्यूरोक्रेट साहब हक्का बक्का रह गए कि यार पहले तो सब कुछ मर्ज़ी से ही चल रहा था,
बेसिकली वो उनसे पैसे लेना चाहती थी। वो पर्चा दर्ज हो गया और पर्चा दर्ज होने के बाद उसने 2 करोड़ रुपए उनसे डिमांड करनी शुरू कर दी कि जी ये पैसे देंगे तो फिर मैं पर्चे से बैठूंगी। और उससे पहले भी वो औरत कई FIR दर्ज करवा के पैसे बटोर चुकी थी। ठीक है, एक हनी ट्रैप की ये किस्म हो गई। अच्छा, ये जो पहली वाली किस्म है हनी ट्रैप की, ये मुश्किल नहीं हो जाता अगर कोई बेगुनाह है? मतलब कि एक अगर कंसेंट से दोनों का ताल्लुक कायम हुआ, उसके बाद अगर औरत कहती है कि ये मेरी इज्जत लूट रहा है, इसने मेरा रेप किया या मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया, तो पुलिस किस तरह से डिफेंड कर सकती है? टेक्निकली आपने बड़ा एक पावरफुल पॉइंट उठाया। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक है रेप, दूसरा है कॉन्सेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जना बिल जबर और जना बिल रज़ा। अब जो जना बिल जबर है वो बड़ा हेनियस क्राइम है, उसके लिए सजाए मौत तक मुकर्रर है। लेकिन जो जना बिल रज़ा है वो डिफरेंट है। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि अक्सर केसों में, ये मैं यहाँ पे पुलिस को तनकीद करूँगा कि उसमें उस विक्टिम की बात पे आंखें बंद करके यकीन कर लिया जाता है, बाकी सर्कमस्टेंसेस नहीं देखे जाते कि अगर उसने ये फोर्सफुली किया तो क्या कोई शोर शराबा हुआ, क्या कोई विक्टिम के जिस्म पे या मुलज़म के जिस्म पे कोई खराशें, कोई दांतों के, कोई काटने के निशान आए, कोई कपड़े फटे, कुछ हुआ। हम उस वक़्त जो पुलिस करती है कि विक्टिम के बयान को डिटो ले लिया जाता है और वही विक्टिम जब पैसे ले लेती है तो अगले दिन वो कोर्ट में बयान दे देती है कि जी मेरी गलतफहमी दूर हो गई है, ये वो मुलज़म ही नहीं है। और भाई अगर ये मुलज़म नहीं है तो फिर मुलज़म कौन था? यहाँ पे एक स्टैंड लेना चाहिए और सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि क्या ये जना बिल रज़ा था या जना बिल जबर था। अगर तो जना बिल रज़ा है तो दोनों को चालान करें। हाँ, ठीक है, दोनों को जेल में भेजें। मैंने भेजे हैं। मैं जब SDPO मॉडल टाउन था तो मैंने दोनों को भेजा। फिर मैं SP इकबाल टाउन था, मैंने दोनों को भेजा। जब दोनों को भेजा तो ब्लैकमेलिंग का धंधा ख़त्म हो गया और उसमें फिर सुलह भी होगी और सब कुछ ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें ये लाइन ड्रॉ करनी चाहिए ताकि कानून की सख्ती का ये पेशावर औरतें फ़ायदा ना उठा सकें। और अगर जेन्युइन रेप हुआ है, जना बिल जबर है, तो कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, कोई माफ़ी नहीं, बिल्कुल कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और हमें उसको इबरत बना देना चाहिए। किसी को ये हक नहीं है कि किसी औरत की मर्ज़ी के बगैर उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी करे। हनी ट्रैप की सेकंड किस्म आप बता रहे थे। ऑनलाइन घेरा जाता है बंदे को। एक बहुत खूबसूरत और मीठी सी आवाज़ आएगी, टेलीफोन पे कॉल आएगी कि जी आप सुहेल साहब बोल रहे हैं, तो ये कहेंगे मैं तो सुहेल नहीं बोल रहा, फ़ोन बंद हो जाएगा। अब इधर पूरा जो सुहेल साहब नहीं हैं, इनके दिल में लड्डू फूटना शुरू हो गए हैं कि ये कौन खातून है जिसने मुझे कॉल किया है। ये रिंग बैक करेंगे कि जी आपको मेरा नंबर किसने दिया था। तो उधर वो औरत अकेली नहीं है, उसके साथ पूरा एक गैंग बैठा है। तो वो अंगूठे का निशान बनाएंगे कि जी शिकार अब फंदे की तरफ चलना शुरू। और वो औरत भी प्रोफेशनल है, वो पूरी प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे अब बात चलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद वो मिलने की ख्वाहिश करेगी। और ये जो साहब हैं जो अपने आप को शहज़ादा सैफुल मलूक समझ रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है कि भाई आप शहज़ादा सैफुल मलूक बिल्कुल नहीं हैं, आप मौत की तरफ जा रहे हैं। उनको बुलाया जाएगा उधर सादकाबाद या पंजाब सरहद के बॉर्डर पे। वो कहेगी कि मैं पर्दा नशीन हूँ, तो आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मेरी सहेली का भाई आपको मोटरसाइकिल पे बिठा के मेरे पास ले आएगा। तो ये साहब किसी को बताए बगैर बस पे बैठेंगे, सादकाबाद वाली बस पे सीधे उतरेंगे। टेलीफोन पे राब्ता है तो आगे लड़की का भाई होगा। वो लड़की का भाई नहीं है, वो डाकुओं का पूरा एक मुलजिम है। उसको मोटरसाइकिल पे बिठाएगा और सीधा रहीम यार खां से आगे लेके जाएगा कच्चे के जंगलात में। जिसके बाद इनकी एक वीडियो बना के घर वालों को भेजी जाएगी और पैसे मांगे जाएंगे। अच्छा, ये कच्चे के डाकू हैं? कच्चे के डाकू हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से बुलाया जाता है। लड़की का चक्कर देकर, सस्ती NCP गाड़ी का चक्कर देकर, स्मगल शुदा सस्ती चीज़ों का झांसा दे के व्यापारी उधर पहुंच जाते हैं, ये लोग उधर पहुंच जाते हैं। तो फिर वहाँ पे उनको महबूस कर लिया जाता है और फिर घर वालों से तावान मांगा जाता है। अच्छा, ज़्यादातर जो हनी ट्रैप हैं वो रिपोर्ट होते हैं? ज़्यादातर रिपोर्ट नहीं होते।
लोग अपनी इज़्ज़त के खौफ से, शर्म की वजह से, तौहीन की वजह से पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते। और यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगा खलीलुर रहमान कमर साहब को। उन्होंने एक मॉरल स्टैंड लिया, और वो भी हाई प्रोफाइल होने के बावजूद। हाई प्रोफाइल होने के बावजूद तो उन्होंने हर चीज़ को बलाए ताक रखते हुए उन्होंने प्रेफर किया कि वो पुलिस को रिपोर्ट करें। और मैं अगेन उनको अप्रिशिएट करता हूँ, वो केस का मुकम्मल तौर पे फॉलो अप भी कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं इन्होंने सजा दवावांगा ताकि किसी होर नू इस तरह का शिकार ना कर सकन। अच्छा, उनके केस का क्या स्टेटस है आज तक? खलील साहब के? जी, उनका केस इस वक्त ट्रायल जारी है और उनके मुलजमों की भी हाई कोर्ट से ज़मानतें मनसूख हो चुकी हैं। और मुझे यकीन है कि उनके केस में मुलजमों को सज़ाएँ हो जाएंगी इंशाल्लाह। वैसे क्या सज़ा होती है इसमें? उन्होंने जो किया है वो है अगवा बराए तावान, किडनैपिंग फॉर रैंसम। उसकी सज़ाए मौत या सज़ाए उम्र कैद है। अच्छा जी, यस। और वो अपने मॉरल स्टैंड पे बिल्कुल कायम है। वो कहते हैं कि इन्होंने जो एक मेरे साथ किया, मैं नहीं चाहता कि इसके बाद मेरे बाद किसी के साथ ये कर सके। अगले केस पे चलते हैं। डॉक्टर शाहिद सदीक का कत्ल हुआ, बेटा उसमें मुलव्वस था। बेटे ने गाड़ी या अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा? जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि सोशल मीडिया पे अफवाहें फैला दी जाती हैं और सिर्फ रेटिंग लेने के लिए यूट्यूबर्स अपनी तरफ से रात को सोचते हैं और सुबह एक ख़बर बना के चला देते हैं। बिल्कुल ना किसी गाड़ी का मसला था, ना किसी लड़की का मसला था। मसला क्या था? मसला था जो डॉक्टर शाहिद सदीक वो बड़े डिसिप्लिन्ड और बड़े ऑर्गेनाइज्ड लाइफ गुजारने के आदी थे। अब्दुल क़य्यूम जो इनका बेटा था, ये एक गैर ज़िम्मेदार आदमी था। अच्छा, आवारागर्द, फजूल खर्च, नाफरमान। अच्छा, ड्रग एडिक्ट भी था? इसकी ड्रग एडिक्शन की भी शिकायत थी, दोस्तों पे बेतहाशा खर्च कर देना। अब जो इनके वालिद डॉक्टर शाहिद सदीक थे वो इसको समझाते थे कि बेटा इस तरह नहीं करते, इस तरह करते हैं। वो पूछ लेते थे कि इस वक्त आप कहाँ पे हैं, अगर आप दोस्तों के साथ हैं तो मुझे वीडियो कॉल करें। ये इस चीज़ को पाबंदी समझने लगा और इसने प्लान किया कि अगर मैं अपने वालिद को मरवा देता हूँ तो पूरी जायदाद का बड़ा बेटा होने की वजह से मैं मालिक बन जाऊँगा और फिर सब कुछ मेरे हाथ में होगा और फिर मैं अपनी मर्ज़ी कर सकूँगा। इसने अपने वालिद को मरवाने के लिए इससे पहले 3 अटैम्प्ट्स करवाई। अच्छा, यस, ये पहली अटैम्प्ट नहीं थी, ये आखिरी अटैम्प्ट थी। किसके ज़रिए? इसका एक दोस्त था जो छोटे मोटे ड्रामों में काम करता था और मॉडल था। हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई वो मेल प्रोस्टिट्यूट भी था। उसको इसने हायर किया। उसने फिर अपने अब्बा और चचा को हायर किया। शहरयार के वालिद और चचा ने डॉक्टर शाहिद सदीक पर जुबली टाउन में फायरिंग की। दोनों नॉन प्रोफेशनल थे। फायरिंग की, गोलियां नहीं लगी, मिस हो गई। मिस नहीं, गोलियां चली लेकिन टारगेट की बजाय तो उधर लग गई। इस पर डॉक्टर शाहिद सदीक के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था ये फायरिंग उनका बेटा करवा रहा है। उन्होंने कहा यार कोई गलत फहमी में हुआ होगा। उन्होंने केस को फॉलो अप भी नहीं किया। उसके बाद उनको लगा होगा पॉलिटिकल रीजंस है। उसने नहीं, पॉलिटिकल रीजन, उन्होंने कहा कि मैं टारगेट ही नहीं हो सकता। उसने कहा मैं किसी का बिगाड़ा नहीं, मैं टारगेट क्यों हूँगा। उसके बाद फिर 2 दफ़ा इसने, डॉक्टर साहब सुबह उठ के नाश्ते में जूस लेते थे, अनार का जूस वो पसंद करते थे। इसने 2 दफ़ा कहा कि बाबा मैं आपको जूस पिलाता हूँ। अब बाप ने कहा बड़ा फर्माबरदार हो गया तो उसने कहा हाँ ले आओ। इसने 2 दफ़ा मेडिसिन डाली। एक दफ़ा मेडिसिन डाली तो डॉक्टर साहब का पेट ख़राब हो गया और वो उल्टियाँ आना शुरू हो गई। उन्होंने फौरी तौर पे डॉक्टर थे, उन्होंने मैदा वाश करवाया, बच गए। दूसरी दफ़ा इसने शहरयार को बहुत दबाव किया कि मुझे इस दफ़ा तगड़ी दवाई ला के दो, अब्बा बचना नहीं चाहिए। अच्छा, उसको वो मेडिसिन नहीं मिली तो उसने मीठा सोडा की 7 पुड़ियाँ ला दी। इसने 7 की 7 पुड़ियाँ जूस में डाल के वो भी पिला दी। अब मीठे सोडे से तो बंदा कोई नहीं मरता, लेकिन उसने वो पुड़ियाँ लेने के एवज इससे 1.5 लाख रुपया लिया। अच्छा, वो इससे पैसे बटोर रहा था, यूज़ कर रहा था इसको। तो इसने कहा कि ये तुमने कैसा ज़हर ला के दिया है कि मैंने 7 पुड़ियाँ डाली और अब्बा फिर बच गए। तो उसने कहा कि मिलावट का दौर है तो हो सकता है इस वजह से अब्बा जी बच गए हैं। फिर उसने इसको पूरा प्रेशराइज किया कि इस दफ़ा शूटर का अरेंज करो और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं तंग आ गया हूँ, अब इसको ख़त्म करो। फिर शहरयार के वालिद और चचा ने उधर विहाड़ी से एक
एक्सपर्ट शूटर को हायर किया, प्रोफेशनल शूटर। अच्छा, वो प्रोफेशनल शूटर इस तरह नहीं था कि लोगों को मारता था, वो फायर आर्म एक्सपर्ट था, असले की दुकान पे काम करता था। 62 ईयर्स उसकी उम्र थी, बूढ़ा आदमी था, लेकिन शूटर बहुत अच्छा था। उसको हायर किया। शहरयार के वालिद और चचा उसको लेके इधर आए जब ये नमाज जुमा पढ़ के निकल रहे थे। अच्छा, मौके पे थे वो? शहरयार के यस, उनमें से एक गाड़ी चला रहा था, एक साइड पे बैठा था, शूटर पीछे था, तीनों मौजूद थे। वो शूटर ने फिर 6 या 7 गोलियां चलाई और सारी की सारी डॉक्टर साहब को हिट हुई और डॉक्टर साहब डाइड ऑन द स्पॉट। वो फिर हमने वो केस भी ट्रेस कर लिया। अच्छा, उस टाइम मौके पे आपको क्या लगा कि क्या वजह हो सकती है? मल्टीपल रीजंस थी। अच्छा, डॉक्टर साहब एक पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते थे, तो हमने कहा किसी पॉलिटिकल राइवल ने ना किया हो। अच्छा, अभी बेटे की तरफ किसी का शक नहीं जा रहा कि बेटा है, हम डायरेक्ट बेटे पे गए भी नहीं हैं। अच्छा, गाड़ी जिस पर कातिल आए थे, हमने उस गाड़ी का सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए ताकुब करना शुरू कर दिया। भूबतिया चौक पे जाके वो गाड़ी गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता किधर गई। तो हमारे OCU के ऑफिसर्स इस मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं, तो हमारे DSP साहब ने कहा कि सर गड्डी गायब नहीं हुई, नंबर प्लेट बदल दी गई है यहाँ पे। अच्छा, तो हमने अब नंबर प्लेट को पीछे नहीं पड़ना, हम उस गाड़ी पर जाएंगे, उसके कलर, उसके मॉडल पे जाएंगे, निशानी पे जाएंगे। तो आगे हम गए तो नंबर प्लेट चेंज थी, गाड़ी वही थी, बंदे वही थे। हम उनके पीछा करते करते विहड़ी तक चले गए। अच्छा, वो किसी और बंदे के नाम पे गाड़ी थी, उसने कहा जी मैंने तो बेच दी है। हम अगले बंदे पे चले गए, उसने कहा जी मैंने भी बेच दी, अब ये खाली ट्रांसफ़र हुए बगैर बिक रही है। फिर हम उस बीबी तक पहुंच गए जिसको लास्ट टाइम ये गाड़ी मिली थी। उसने कहा जी मैंने तो फलां कार डीलर के पास इसको रेंट पे रखा था। हम कार डीलर के पास चले गए। कार डीलर ने कहा कि जी ये गाड़ी मुझसे शहरयार की माँ जो है उसके नाम पे गई है। अच्छा, माँ भी मुलविस थी? माँ के नाम को इस्तेमाल किया गया, उसके नाम पे ली गई ताकि शक ना पड़े। जब हमने अभी भी हमें, अब हम सिर्फ गाड़ी के पीछे चल रहे हैं। शहरयार की माँ के हम उधर पहुँचे तो हमने उसके खावंद का क्रिमिनल रिकॉर्ड लिया। क्रिमिनल रिकॉर्ड लिया तो वो बेशुमार मुकदमात में ऑलरेडी चालान हो चुका था। कौन कौन से? कार चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और रॉबरीज के, वो साहब रिकॉर्ड याफ्ता था। मज़ीद चेक किया तो पता चला कि ये शहरयार का वालिद है। और शहरयार कौन है? वो अब्दुल कयूम का दोस्त है। अब तो कोने मिलना शुरू हो गई। हमने शहरयार के लिए रेड करना शुरू किए, वो नहीं मिले। लेकिन और ये कितने अरसे में आपको पता चला? 2 दिन में। अच्छा, 2 डेज़ लगे। उसके बाद फिर अब्दुल कयूम पे हमें वो यकीन हो गया, अब शहरयार गायब है। उसके वालिद और चचा हमने पकड़ लिए। उसके बाद जब मज़ीद हमने तफ्तीश की तो वो फिर अब्दुल कयूम की, वही जैसे मैंने पिछली दफ़ा कहा ना कि जो कत्ल होने पे बहुत ज़्यादा रोना पीटना कर रहा हो ना और जज्बाती डायलॉग बोल रहा हो, हमें उस पर बड़ा शक होता है। अच्छा, इस वालिद साहब की नमाज जनाजा भी अब्दुल कयूम ने पढ़ाई थी। तो अब्दुल कयूम से हमने कुछ सवालात किए कि जी शहरयार कौन है? तो उसका रंग फ़क हो गया कि शहरयार, तो कहते मैं नहीं जानता। अच्छा, माने नहीं अपना दोस्त? हमने कहा जी आपका बहुत प्यारा दोस्त है और शहरयार इस वक्त गायब है और शहरयार का वालिद और चचा हमारे पास हैं। मज़ीद जब हमने तफ्तीश की तो वो सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई। फिर वो हर चीज़ वो माना कि ये इस तरह किया था, इस तरह किया था और ये वजह थी और इस वजह से मैंने अपने वालिद की कुर्सी पर बैठने के लिए और ख़ुद ये सारे सेटअप का मालिक बनने के लिए। अच्छा, जो गर्लफ्रेंड वाला एंगल था उस टाइम मौके पे कोई इस तरह की न्यूज़ आई थी या पुलिस की तरफ से किसी ने कुछ बताया हो मीडिया को? बिल्कुल नहीं, ये सब वो यूट्यूबर्स के ज़ेन की इख्तरा थी। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी हमने उनको भी शामिल तफ्तीश किया था। शी वॉज फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, उसका कोई उससे ताल्लुक़ नहीं निकला था। जो गाड़ी वाली बात थी वो भी गलत थी, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं कि गाड़ी की वजह से बाप मारा हो। भाई गाड़ी वाली बात या गर्लफ्रेंड वाली बात तो अब आ रही है, वो तो 1 साल से मारने की अटेम्प्ट कर रहा है, लिहाजा उनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, जो फैमिली केसेस होते हैं हम ज़्यादातर देखते हैं एंड में सुलह हो जाती है। इसके अंदर मुद्दई जो है वो कयूम का भाई है। आप देखते हैं आने वाले दिनों में सुलह हो सकती है? आपका भी एक्सपीरियंस है, सुलह हो जाती है नॉर्मली? देखिए, इसमें मुद्दई तैमूर है
और इसमें जो वारसान है वो 3 है। अब्दुल कयूम का भाई तैमूर, उसकी वालदा हाँ, और बहन। जो मेरी अब तक की इन्फॉर्मेशन है, अगला मैं नहीं बता सकता, हाँ, वो मुकम्मल तौर पे इस केस को फॉलो कर रहे हैं और उनका सुलह करने का किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है। वो चाहते हैं कि बाप के कातिल को सज़ा होनी चाहिए और इसको एक इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, वैसे आपके पूरे करियर में कोई ऐसा केस जो आपको स्टिल याद हो, कोई खौफनाक किस्म का जिसको आपको मुश्किल भी हुई हो सॉल्व करने में? पुलिस वालों का जो वास्ता पड़ता है भट्ट साहब, वो मोस्टली खौफनाक वाक़यात से ही पड़ता है। खुशगवार वाक़यात तो कम ही होते हैं, बिकॉज वी डील विद द क्राइम एंड क्रिमिनल्स एंड पनिशमेंट्स। एक केस था बड़ा, वो डिफरेंट सा केस था, और उसमें एक 2 साल का बच्चा अगवा हो गया था। अच्छा। 2 ईयर किड्स, और अगवा बराए तावान। अब 2 साल का बच्चा ना बोल सकता है ना कुछ कह सकता है, तो वो हमें जो बच्चे का वालिद, उसे एक लेटर मौसूल होता है कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है। किडनैप हुआ किधर से था? ये लियाकताबाद जो फ्लैट्स हैं वहाँ से अगवा हुआ। अच्छा, घर के अंदर से? घर के अंदर से, घर के अंदर से वो। अच्छा, अगवा इस तरह हुआ कि ये छोटा बच्चा जो था, ये अपनी बड़ी बहन के साथ बाहर गया। मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए जिन्होंने उसकी बहन से वो बच्चा छीन लिया। अच्छा। और छीन के निकल गए। और बहन की एज क्या थी? शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड और 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। तो उसके बाद रोला पड़ गया कि जी एक लेटर आ गया कि जिसमें वो 25 लाख रुपया मांग रहे हैं, और वो 25 लाख उसके वालिद ने मकान वगैरह बेचा था, तो वो 25 लाख रुपया था। अब ये बड़ी अजीब बात थी कि 2 साल का बच्चा है, उसको हमने बरामद करना है। अगवा करने वालों का कोई पता नहीं। लड़की से पूछा तो उसने कहा जी मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए थे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे बच्चा छीन लिया और चले गए। वो लेटर को मैंने गौर से पढ़ा। वो लेटर में जो इन्फॉर्मेशन थी कि वो जो 25 लाख तुमने मकान बेच के लिया है, मुझे वो दे दो, वरना बच्चे को मैं तेज़ाब के ड्रम में डाल के गला दूंगा और तुम्हें बच्चा ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको लग गया होगा कि कोई जानने वाला है। अंदर का कोई बंदा है जो ये सारा कुछ कर रहा है। अच्छा, उसने कहा कि जी दाता साहब आ जाएं, तो दाता साहब आके वो फिर आप बच्चा आपको मिल जाएगा, पैसे वहाँ पे हैंड ओवर कर दे। हमने वो पैसों का अरेंज पुलिस ने कर दिया बैग में। तो अब जो बंदा पैसे लेके जा रहा है उसके पीछे हमने अंडर कवर पुलिस वाले लगा दिए। जो बंदा अब लेके जा रहा है उसको हमने नहीं बताया कि तुम्हारे पीछे पुलिस वाले हैं। ठीक है। उसने आगे जाके पुलिस को ही बताया कि कुछ नामालूम अफराद मेरा पीछा कर रहे हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मली इस तरह के जो केसेस होते हैं, आप लोग अलाउ करते हैं कि रैंसम अमाउंट जो है वो दे दी जाए? जी, हम अलाउ कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त पैसों की अहमियत नहीं होती। इंसानी जान बड़ी कीमती है। हमने पहले इंसानी जान बचानी है। ठीक है। हमने उस इंसान को, पैसों को वो हम रिकवर कर लेंगे, इंसानी जान हम रिकवर नहीं कर सकते। तो हमारा मकसद था कि हम इंसानी जान को रिकवर कर लें। अब वहाँ पे उसने कहा कि जी मेरे कुछ नामालूम अफराद, हमने उसे बताया कि भाई वो नामालूम अफराद हमारे अपने ही हैं। अच्छा। आगे वो गए तो कोई बंदा नहीं मिला। यहाँ पे जो बच्चे का चचा था उसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बड़ी डिफरेंट सी लगी। बहुत ज़्यादा वो मजमे भी वही तैयार कर रहा था कि बच्चा हमें ज़िंदा चाहिए, वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने उस पर एक ब्लाइंड अप खेला। मैंने दफ्तर बुलवाया तो सब लोग मिलने आए, तो वहाँ पे भी शोर शराबा वो बच्चे का चचा ही ज़्यादा कर रहा था। तो जब सारे जाने लगे, मैंने कहा जी हम बच्चा बरामद कर लेंगे, आप बेफिक्र रहें, हमारे पास कुछ अच्छे क्लूस आ गए हैं। मैंने वाले से पूछ लिया था कि इन पैसों का किस किस को पता है कि तुम्हारे पास ये मकान बिका है। उसने कहा जी मेरी माँ को पता है, मेरी बीवी को पता है और मेरे भाई को पता है। ठीक, 3 बंदों को पता है कि मेरे पास पैसे आए हैं। बच्चे की दादी तो हो नहीं सकती, बच्चे की माँ भी नहीं हो सकती, चचा
का इम्कान है। ठीक है, वो मेरे दफ्तर जब जाने लगे तो आखिर में मैंने चचा से हाथ मिलाया, तो चचा का हाथ मैंने पकड़ लिया। फिर मैंने कहा जी आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, अच्छा। आप ज़रा बैठ जाएं। बाकियों को मैंने कहा कि आप चले जाएं, हमने कुछ ज़रूरी बातें करनी। तो आंखों में आंखें डाल के मैंने चचा को कहा, मैंने कहा तुझे पता है, हमें पता चल चुका है ये तू है। मान गया? उसने कहा जी मैं कैसे, एक हमारा बच्चा चला गया, एक हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं कहा इन पैसों का 3 बंदों को पता है, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी भाभी को और तुम्हें। वो दोनों इसमें बिल्कुल बेगुनाह, हम अब अंडर कवर कर चुके हैं। और जो लेटर तूने लिखा है तुझसे गलती हो गई है, वो तूने अपने हाथ से लेटर लिख दिया है। अच्छा। वो लिखाई आपकी है। इस पर फिर वो कुर्सी पर गिर गया। जी गलती हो गई, माफ़ी दे दे, बेरोज़गार था, मैं को कारोबार करना चाहता था, भाई मुझे हिस्सा नहीं दे रहा था तो मुझे ये करना पड़ा। मैंने कहा ओके, बाकी बातें छोड़ें, बच्चा किधर है? जी वो मैंने बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है। मैं कहा आओ चलें, बच्चा बरामद करें। वो एक फ़्लैट पे उन्होंने रखा हुआ था, इसकी दोस्त थी, गर्लफ्रेंड थी, वो बच्चे की केयर कर रही थी, दूध शूध भी वही पिला रही थी। 2 इसके जो साथी थे वो निगरानी पर थे। वहाँ पे जाके हमने बाहिफाजत बच्चा रिकवर कर लिया। वो लड़की भी गिरफ़्तार हो गई, इसके जो 2 साथी थे वो भी गिरफ़्तार हो गए। भाई को माफ़ कर दिया बाप ने? आप बड़ा सवाल हमेशा बड़ा टेक्निकल और बरमहल करते हैं। हमने गिरफ़्तार कर लिया। अब ये अगवा बराए तावान का केस है, इसमें सज़ाए मौत है। आप हैरान होंगे, अगले दिन जब हम उसको कोर्ट में पेश करने गए तो बच्चे का वालिद हमसे पहले पहुंचा हुआ था माफ़ करने के लिए कि जी मैं नहीं चाहता जी, तो बस आप इसको। हमने कहा जी हम नहीं, हमारी तफ्तीश में ये गुनाहगार है, हमने इसका रिमांड लेना है, हमने इसको चालान करना है। वहाँ पे कोर्ट में जाके उसने बयान दे दिया कि जी मैं इस केस की ना पैरवी करना चाहता हूँ, भाई को आप रिहा कर दें, ज़मानत पे छोड़ दें, बरी कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो हमारा केस, वो जो आपने पहले बात की थी कि जो वारसान होते हैं वो माफ़ करने में 1 मिनट नहीं लगाते, ये एक मेन वजह है कि हमारे जो मुआशरे में सज़ाएँ जो नहीं हो पाती, कन्विक्शन रेट जो कम है। अक्सर केसों में मुद्दई और गवाह जो हैं वो अपना बयान वापस ले लेते हैं और पैरवी नहीं करते। पुलिस को या स्टेट को सामने नहीं आना चाहिए? देखें, स्टेट मुद्दई तो नहीं बन सकती, स्टेट गवाहों की जगह गवाही तो नहीं दे सकती। हमारा अगर पुलिस का जब गवाह अपनी गवाही से हट जाए तो हम उसको सख्त सज़ा देते हैं और हम डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देते हैं। लेकिन हम एक आम बंदे का हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? ये चीज़ें फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में प्रॉब्लम आता है और कन्विक्शन नहीं हो पाती। उस केस में भी यही हुआ कि 2 साल का भतीजा उसने पैसों के लिए अगवा किया और अगर हम ट्रेस ना कर पाते, हो सकता है वो भूख से मर जाता या बीमारी से मर जाता। लेकिन वही बात कि उस सारे सिस्टम को मुद्दई ने माफ़ कर दिया और मुद्दई माफ़ कर सकता है। जब एक बंदा पैरवी ही नहीं करेगा तो फिर अदालत और पुलिस उसको कैसे सज़ा दिलवा सकेगी? अच्छा, इस टाइम पे लाहौर के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है? ड्रग्स, क्राइम, शूटर्स, क्या चीज़ें हैं? तीनों बड़े मसले हैं। जो लाहौर पुलिस है इसने इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी के ज़रिए, जिसमें हमारे CCPO एडिशनल IG बिलाल सिद्दीक का मियाना साहब ने 0 टॉलरेंस रखी है क्राइम के हवाले से। 45% जो लाहौर का क्राइम पिछले साल की निस्बत है वो नीचे आ चुका है। मल्टीपल रीज़न हैं, पुलिस हाई ऑन टोज़ है, सज़ाएँ के हवाले से हम पूरी पैरवी कर रहे हैं। जो नाकाबिले इस्लाह मुल्ज़मान हैं जिनका कोई हल नहीं, जो मुआशरे का नासूर हैं, तो उनके लिए बड़ी हार्ड पॉलिसी लाहौर पुलिस अपनाती है, तो वो क्राइम रेट नीचे आया। शूटर्स आप देखें कि वो तकरीबन कल्चर ख़त्म हो चुका है। अभी रिसेंटली एक मियाँ नवीद जमील एडवोकेट का कत्ल हुआ तो वो पता चला है कि वो उनकी साबका दुश्मनी में वो दुश्मनों ने मारा है, वो शूटर्स का केस नहीं था। बलाज केस में भी वो शूटर हायर नहीं मिल सके, उसने फिर अपने मालशिए को, मुजफ्फर शाह को इस्तेमाल किया मारने के लिए। तो शूटर्स वाला भी काम अब लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। क्राइम डिक्लाइन पे है। ड्रग्स तीसरा बड़ा इशू।
अच्छा, वो हमारे लिए इस वक्त चैलेंज है। ड्रग्स लाहौर में आते किधर से हैं? दो रूट्स हैं ड्रग्स के। ड्रग्स मुख्तलिफ़ किस्म की है, चर्स और अफ़ीम और हेरोइन, ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से इधर आएगी। जो कोकेन है वो साउथ अमेरिका से सफ़र करती हुई मुख्तलिफ़ ज़राए से, हॉलैंड के रास्ते से भी वो जो नाइजीरियन है वो कैप्सूल पेट में डाल के ले आते हैं। अच्छा, ये बच कैसे जाते हैं, लाहौर में पहुंच कैसे जाते हैं? वो जो नाइजीरियंस इधर कोकेन लेके आते हैं वो बड़े बड़े कैप्सूल होते हैं, वो निगल लेते हैं और निगल लेने के बाद वो उनके मैदे में चली जाती है। उसको बड़े इन्होंने अच्छे तरीके से किया होता है और उसके बाद वो फिर जब वॉशरूम जाते हैं तो वो उसके ज़रिए वो दोबारा बाहर आ जाती है। ठीक, जब शक पड़ता है तो एंटी नारकोटिक फोर्स है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके एक्सरे करवा के भी वो पेट में निकल आते हैं, वो इस तरह पहुंच जाती है। जो हेरोइन है और चर्स और अफ़ीम, वो ये लोग इस तरह करते हैं कि किसी ट्रक में फ़र्ज़ करें फ्रूट के क्रेट्स आ रहे हैं तो वो सैकड़ों क्रेट होते हैं, उसमें से 5 या 6 क्रेट अंदर उसमें रख के वो साथ आ जाते हैं। अब जब तक आपको इन्फॉर्मेशन ना हो आप उनको नहीं पकड़ सकते। उसमें फिर क्या किया जाता है, हम मुखबर्स का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, इन्फॉर्मर्स का। तो वो इन्फॉर्मर्स हमें बताते हैं कि फ़लाँ जो ट्रक आ रहा है उसमें इतने जो क्रेट हैं वो फ्रूट के हैं और इसमें इतने क्रेट के अंदर चर्स है। वो फिर हम तमाम क्रेट्स उतरवाते हैं और फिर उन क्रेट्स तक पहुंच जाते हैं कि जिन क्रेट्स के अंदर वो ड्रग्स रखी होती हैं। फिर उसके अलावा औरतों को इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी में अगर फैमिली बैठी हो तो उसको चेक कोई नहीं करता, उस गाड़ी में मनशियात लेके आ जाते हैं। सो इट्स लाइक दैट। और कुछ मनशियात ऐसी हैं कि जो लाहौर के अंदर बेतहाशा अवेलेबल है, उसको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन सी? भंग। अच्छा, आप कब्रिस्तानों में चले जाएं तो वहाँ पे खुद रो भंग है, तो भंग को आमतौर पे ये मलंग और मजदूर और ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उस पर तो केस भी नहीं होता, यहाँ होता है केस? नहीं, केस अब जो नई अमेंडमेंट जो हुई हैं CNSA की, उसके मुताबिक भंग का रखना, भंग का उगाना ये जुर्म है, इट्स अ क्राइम। लेकिन अगर आप मरी की साइड पे आप चले जाएं तो हज़ारों एकड़ों पे वो खुद रो भंग है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो जो सबसे सस्ता नशा है वो भंग का नशा है, जो सबसे महंगा नशा है वो कोकेन का नशा है। अच्छा, लाहौर के अंदर ये तमाम नशे जो हैं वो होते हैं? इसकी तो अलग अलग आप कह लें क्लासेस हैं। जो मलंग है उसने भांग पीनी है, ठीक है। फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग है, फिर जो एलीट है उसकी अलग है। जो ड्रग्स हैं ये हर तबके की अलग-अलग ड्रग होगी। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो जो भंग है वो गरीब तरीन तबके का नशा है कि 4 पत्तियां वो भंग की तोड़ेगा, उसको वो दौरी में डाल के घोटेगा और पानी में डाल के पी लेगा। उससे ऊपर कैटेगरी वो चर्स की आ गई। जो ड्राइवर्स और मुलाजिम और इस किस्म के लोग वो चर्स पिएंगे। चर्स से ऊपर गर्दा आ गया। गर्दा ये थोड़ी अपर क्लास के लोग इस्तेमाल करेंगे। अफ़ीम वो देहाती इलाके में इस्तेमाल की जाती है। अफ़ीमी आपको जो ज़्यादा मिलेंगे वो देहाती इलाके में मिलेंगे। इससे आप ऊपर आ जाएंगे तो मेथाम्फेटामाइन आ जाएगी, जिसे आइस कहते हैं। अच्छा, ज़्यादा स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं कारकर्दगी बेहतर करने के लिए। रातों को जागना पड़े तो हमें थकावट महसूस ना हो, लेकिन बेसिकली वो अपने पूरे नर्वस सिस्टम को तबाह कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कोकेन आ जाएगी और कोकेन है वो अपर क्लास, वो इतना महंगा है, 5 करोड़ रुपए का 1 kg है। अच्छा, तो उसका ग्राम भी जो है ना वो भी हज़ारों में होता है। तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके मुताबिक फिर जो OCU की बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि जॉर्डन गैंग पकड़ा। 12 साल से वो कोकेन का कारोबार कर रहे थे, कभी नहीं पकड़े गए थे, गिरफ्तार हुए। और इसके अलावा हम जो मनशियात OCU को पहले मैंडेट नहीं था, फिर OCU का मैंडेट दिया गया, फिर हमारा नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट बन गया। हमने बड़सा मनों के हिसाब से चर्स पकड़ी है और इस तरह बेशुमार किलोग्राम हमने हेरोइन के और दूसरी ड्रग्स के पकड़े हैं। अच्छा, ये बेचते कैसे हैं? ये ऑनलाइन बेचते हैं, इनके डीलर्स होते हैं या स्टूडेंट्स के थ्रू? पूरा नेटवर्क है। मेन डीलर आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे बैठे हैं, ठीक है, जिन्होंने मेन सप्लाई देनी है। इधर फिर उनका एक डीलर आ जाएगा जो वो वसूल कर रहा है किलोग्रामों के हिसाब से, फिर वो आगे अपने छोटे डीलरों को, सब डीलरों को दे देता है।
सब डीलर आगे फिर जो इस्तेमाल करने वाले वो उनको दे देते हैं, और इस्तेमाल करने वाले वो ड्रग्स बेच के वो अपना खर्चा बर्चा भी पूरा करते हैं और उसके लिए अपनी ड्रग का खर्चा भी निकाल लेते हैं। तो ये एक पूरा नेटवर्क होता है। हाँ। अच्छा, वैसे मैंने सुना है, अक्सर सुना है मैंने, ये जो नशेई हैं पुलिस उन्हें पकड़ती नहीं है, कि अगर पकड़ेगी तो फिर उनका नशा भी पुलिस ने पूरा करना है। जो छोटे नशेई हैं ना जी, जो आपको ये नहर के किनारे गिरे हुए नज़र आएंगे या भीख मांगते नज़र आएंगे, मैं उन्हें क्रिमिनल्स नहीं गिनता, वो विक्टिम्स हैं। वो बेचारे तो अपनी ज़िंदगी से आजिज़ हैं, और अगर आप उन्हें पकड़ के ले भी आएंगे तो वो अगर नशा नहीं देंगे वो मर जाएंगे। ऐसी है। तो वो आपकी बात है कि पुलिस उसको नशा देती है, ऐसी बात तो नहीं है। हम नशा तो हम उनको नहीं देंगे, लेकिन हम अवॉइड करते हैं कि इन विक्टिम्स को पकड़ के मज़ीद विक्टिमाइज ना किया जाए। उन मेन डीलरों को पकड़ा जाए, उन मगरमच्छों को पकड़ा जाए जिन्होंने हमारे नौजवान तबके को, हमारे तालिब इल्मों को, हमारे कारआमद शहरियों को नकारा कर दिया। तो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का जो NIU सेक्शन है वो उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ता है। इस वक्त लाहौर में जो ड्रग से मुतल्लिका रिलेटेड है उनको पता है कि इतनी सख्ती है कि ड्रग्स के रेट ऊपर चले गए। अच्छा। क्योंकि मिल नहीं रही, मिल इसलिए नहीं रही कि जहाँ पे इतला मिलती है NIU वाले रेड करके पकड़ के पर्चा दे के जेल भिजवा देते हैं। सो वो हमने इफ़ेक्टिवली इसको कंट्रोल किया है। अच्छा, वैसे ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों में लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियाँ? लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं। ये जो कहा जाता है कि वो बाज़ मैज़ मीडिया में अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए वो कह देंगे कि जी लड़कियाँ इतना ज़्यादा इस्तेमाल करें, लड़कियाँ बहुत कम इस्तेमाल करती हैं। और सप्लाई करने में लड़के ज़्यादा। ये हाँ, इसमें ये मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है। औरतें इस्तेमाल की जाती हैं इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अच्छा। तो मेन बेचने वाले भी मर्द होते हैं और इसको आगे इस्तेमाल करने वाले भी ज़्यादा मर्द हैं। रिसेंटली कुछ वाक़यात हुए हैं, जैसे कल की बात है, PCB के एक वर्कर को पुलिस ने तशद्दुद किया। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, एक आम शहरी के जहन में पुलिस का इमेज क्या बनता है? पुलिस की हवाले से एक जो मेरी डॉक्ट्राइन है, जो मेरा नज़रिया है, वो ये है कि पुलिस सोसाइटी से अलग नहीं है। पुलिस इसी मुआशरे से ही इवॉल्व कर रही है, इर्तिका इसी मुआशरे से होता है। इस वक्त मैं पुलिस वालों आपके सामने बैठा हूँ, तो भाई मैं मुआशरे से आ रहा हूँ, पुलिस से मुआशरा नहीं निकल रहा, मुआशरे से पुलिस निकल रही है। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ भी ज़ोर दे के कहूँगा, पुलिस वाले की जिम्मेदारियाँ आम आदमी से कई गुना ज़्यादा है। बिल्कुल। आम आदमी को गुस्सा आएगा, वो मुक्का मार देगा। पुलिस वाले को ये इजाज़त नहीं है। उसने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। वो मुक्के मारे, थप्पड़ मारे, नॉट अलाउड। लेकिन मारते हैं। देखें, तो फिर उनके साथ जो हम करते हैं, सबसे पहले सस्पेंड, उसके खिलाफ FIR, और FIR करने के बाद नौकरी से फारिग, वो जेल जाता है। हमने OCU में पिछले साल 15 पुलिस अफसरों और मुलाजमों पर, कांस्टेबल्स पर FIR दर्ज करके उनको नौकरियों से फारिग किया, उनको जेल भिजवाया। चालान होते हैं प्रॉपर? ओह यस, 15 जो बंदे हैं उनमें से एक DSP रैंक का बंदा था, एक्टिंग DSP था, 3 SHOs थे जिन पर FIR ने दर्ज हुई, नौकरियों से फारिग हुए, वो जेल की हवालात में गए, दे वर सेंट बिहाइंड द बार्स। सो ये एक जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम पुलिस में है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और यही वजह, अगर किसी मुअज़्ज़ज़ शहरी को किसी पुलिस अफसर से या पुलिस कांस्टेबल से कोई शिकायत, फौरी तौर पे मुतलका SP साहब को बताए, उसको बिठाया जाएगा, चाय पूछी जाएगी, चाय पिलाई जाएगी, उसकी ग्रीवेंस सुनी जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें आप नहीं अप्रोच कर पा रहे, 15 तो आपके पास है, 15 पे इतला देने, वो 15 SP साहब भी सुनेगा, DIG साहब भी सुनेंगे, और वो मुतलका SHO भी सुनेगा। तो वो जो 15 की कॉल है, वो सिर्फ 15 की कॉल नहीं, वो अनाउंसमेंट होती है पूरी, वो तमाम तक पहुंचती है कि एक शहरी की ये एक शिकायत आई है। सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में पुलिस का डर है या पुलिस की इज्जत है? अगर कोई पुलिस की इज्जत करता है तो उसके पीछे डर है? इसमें हमें वर्ल्ड वाइड भी देखना पड़ेगा, हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी देखना पड़ेगा। लेकिन पाको हिंद की हम अगर बात करें, उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकली डिफरेंट हो जाता है कि चूँकि हमें कॉलोनियल बैकग्राउंड से पुलिस ने इवॉल्व किया है, पुलिस का खौफ ज़्यादा है, इज़्ज़त कम है। ये अब पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है
एक एक पुलिस कांस्टेबल की, पुलिस अफसर की जिम्मेदारी है कि वो अपना कितना कंट्रीब्यूशन करे कि खौफ का आंसर कम होता जाए और इज़्ज़त का आंसर बढ़ता जाए। कैसे होगा? मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं सबसे पहले मिसाल दूंगा हमारे आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की। उन्होंने पुलिस का एक बड़ा सॉफ्ट इमेज दिया आपको। थाने डेकोरेट कर दिए, आपको ऐसे लगता आप अपने ड्राइंग रूम में आ गए। सेकेंडली, स्टूडेंट्स के पूरे वफद बनाए गए जो मुख्तलिफ थानों में, OCU के दफ्तरों में जाते हैं, उनसे डिस्कशन होती है और वो हमारे सफ़ीर बन जाते हैं, जिन्हें हम पुलिस वॉलंटियर्स का नाम दिया है। सेकेंडली, उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए पुलिस का एक सॉफ्ट इमेज दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब जो आम आदमी है जो सोशल मीडिया पे है, उसमें पुलिस की हक में बोलने वाले और कमेंट्स देने वाले भी अब आपको हज़ारों की तादाद में मिलते हैं जो पुलिस के साथ स्टैंड लेते हैं। और फिर मैं आपकी इस मीडिया के ज़रिए एक बात करना चाहूँगा। एक छोटी सी मिसाल है कि आप पुलिस पे नाराज़ होते हैं, आपकी ग्रीवेंसेस हैं। फ़र्ज़ करें आप अपने दफ्तर में हैं, जस्ट इमेजिन आपको घर से फ़ोन आता है कि घर के बाहर 2 कलाशनकोफ वाले खड़े हैं। आप पूछते हैं वो कैसे हैं? वो कहते हैं जी वो यूनिफॉर्म में हैं। या वो आपको कहते हैं घर वाले कि उन्होंने मुंह ढांपे हुए हैं और मशकूक आदमी हैं और उन्होंने कलाशनकोफें पकड़ी हुई हैं। अब आप बताएं, आप किस सिनेरियो को पसंद करेंगे? वो कलाशनकोफ वाले पुलिस वाले हों कि वो मुंह ढांपे हुए वो दूसरे मशकूक आदमी हों? पुलिस वाले हूँ। पुलिस वाले हों। आपका ये कहना साबित करता है कि इस वक्त आप पुलिस पर ही ट्रस्ट कर रहे हैं। अच्छा देखिए, हम तो करते हैं पुलिस पे ट्रस्ट, और जो इस तरह के लोग हैं जिनकी वजह से पुलिस पर तनकीद की जाती है उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा भी पूरे पाकिस्तान में 100 होगी। लेकिन फिर भी उन 100 लोगों की वजह से, उन 100 एहलकारों की वजह से पूरी पुलिस फोर्स पर तनकीद होती है। एक पुलिस वाले ने शहरी के साथ ज़्यादती कर दी, हम कहते हैं पुलिस ने ज़्यादती कर दी। नहीं, ये उसका इंडिविजुअल एक्ट है। पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं किया। वो एक काली भेड़ है, ब्लैक शीप है। जिस ब्लैक शीप के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, हम कार्रवाइयाँ करेंगे, लेकिन जनरलाइज ना करें। एक गंदा आदमी जो पुलिस की यूनिफॉर्म में आ गया है उसको आप पूरा डिपार्टमेंट ना बना दें। ऐसे ही देखिए, जो काम अच्छा पुलिस कर रही है, चोरों को पकड़ रही, डाकुओं को पकड़ रही, उनको चालान कर रही, आपको प्रोटेक्शन दे रही है, वो पुलिस का इंस्टीट्यूशनल एक्ट है। वो किसी पुलिस अफसर का इंडिविजुअल एक्ट नहीं है। वो डिपार्टमेंट का एक्ट है। वैसे पुलिस का जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। आप लोगों ने पुलिस स्टेशन रेनोवेट कर दिए, सजा दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन गेट के ऊपर जो बंदा खड़ा है, जब जाएंगे तो उसने पूछना है क्या काम है, क्या करने आए हो। ये जो एक बिहेवियर हमने उसका भी हल कर लिया है। आईजी साहब का जो विजन है, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ एज पुलिस अफसर। उन्होंने कहा है कि अब किसी ने शिकायत लेके जानी है थाने में तो वो मुहर्रर के पास नहीं जाएगा। ठीक है, वो फ्रंट डेस्क पे जाएगा, जहाँ पे पढ़े लिखे टाइयों वाले साफ सुथरे कपड़ों में मेल एंड फीमेल स्टाफ मौजूद है। वो कहेगा जी आपकी एप्लीकेशन किधर है, वो आपकी एप्लीकेशन लेगा, उसको कंप्यूटर में दर्ज करेगा और आपको एक रिटन उसकी रिसीविंग दे देगा। रिटन रिसीविंग देने के बाद आपकी जो कंप्लेंट है वो वहाँ पे दर्ज हो गई, वो किसी थानेदार को जाएगी और थानेदार आगे फिर उसको हैंडल करेगा, उसको चेक करेगा गलत है दुरुस्त है। ये जो कंप्लेंट्स आई हैं इनका पूरा रिकॉर्ड आईजी ऑफिस में रखा जा रहा है और एसपी साहब जो मुतलका हैं उनको भी बाउंड किया गया है कि आपने ये सारी कंप्लेंट्स को चेक करना है। जो दुरुस्त कंप्लेंट है उन पर एफआईआर दर्ज हो जाए, जो गलत है उनको फाइल कर दिया जाए। सो हम चीज़ों को इंस्टीट्यूशनली चेंज कर रहे हैं। इंडिविजुअल चेंज करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हम 10 पुलिस वालों को सज़ा भी दे दें, अगर बुनियादी चेंजेस नहीं होंगी तो वो चंद पुलिस अफसरों को नौकरी से निकालने या सज़ा देने से मसला हल नहीं होगा। हमें उसमें लेजिस्लेशन करना पड़ेगी जो कि हो रही हैं। मैं लेजिस्लेशन की ना आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। बट साहब, सेक्शन 154 है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि जो भी एप्लीकेशन आएगी आप उस पर एफआईआर दर्ज कर देंगे। आसानी से हो जाती है एफआईआर, कानून ये कहता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नक्स है। वो क्या? वो नक्स ये है कि जब गोरे ने ये कानून बनाया था तो गोरे ने इसलिए इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी ताकि लोगों को एनकरेज किया जा सके कि वो थाने जाके एफआईआर दर्ज करवाएं, खुद डांगे और डंडे मार मार के इंसाफ हासिल ना करें। ठीक है, गोरा चला गया।
अब लोगों को पता चल गया कि ये FIR तो बहुत बड़ा हथियार है, ये तो आप किसी की आत्मा रोल सकते हैं इस पर्चा दर्ज कराने के जरिए। तो फिर झूठी दरखास्तें और झूठी FIR शुरू हो गई। कानून में अमेंडमेंट नहीं आई, हालांकि जिस तरह एंटी करप्शन और FIR में डायरेक्ट दरखास्त पे पर्चा नहीं दर्ज होता, पहले एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का अमेंडमेंट होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा सेक्शन एक और है, सेक्शन 182 पाकिस्तान पिनल कोड, जिसके मुताबिक झूठा पर्चा दर्ज कराने की FIR भी नहीं दर्ज हो सकती। आप किसी के खिलाफ ये FIR दर्ज नहीं करा सकते किसने मेरे खिलाफ झूठा पर्चा दर्ज किया है, ठीक है। उस पे मेरे कैरियर में तो आज तक सजा होते मैंने नहीं देखी कि झूठा पर्चा दर्ज कराने पर किसी को सजा हुई हो। और अपने करियर में कितने झूठे पर्चे आपने देखे? बेशुमार जो पर्चे हमने खारिज कर दिए। कैसे कैसे? जिना के झूठे पर्चे, लेन देन के झूठे पर्चे, लड़ाई झगड़े के झूठे पर्चे, कत्ल के झूठे पर्चे। रिसेंटली अभी एक तफ्तीश मैंने की है, उन्होंने कहा जी कत्ल कर दिया गया। मैंने तफ्तीश की तो पता चला ये खुदकुशी थी, ये कत्ल नहीं था, झूठा पर्चा दर्ज करा दिया गया। तो सेक्शन 182 को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई झूठा पर्चा दर्ज कराए तो उसे खौफ हो कि अगर ये पर्चा झूठा साबित हो गया तो मुझ पर पर्चा दर्ज हो जाएगा। और उधर 154 को CRPC को मजबूत करने की ज़रूरत है कि कुछ केसेस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी करवाई जाए। देखें, एक बंदे पर ज़िना का झूठा पर्चा हो जाता है, सारी ज़िंदगी वो अपने मुंह से कालिक नहीं हटा सकेगा। चाहे वो झूठा है तो कहेंगे नहीं कुछ तो होगा जो ये पर्चा दर्ज हुआ है। और लड़की के मामलात में ना हम फौरी तौर पे ट्रस्ट भी कर लेते हैं, 1 मिनट से पहले वो दर्ज हो जाता है, और बाद में वो बेचारा अपने बच्चों को, बीवी को, रिश्तेदारों को वो सफाइयाँ देते देते बूढ़ा हो जाता है कि वो पर्चा मुझ पर झूठा दर्ज हुआ था और वो खारिज हो गया था। सो यहाँ पे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है ताकि हम कानून को वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करते जाएं। कानून का मकसद लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना कि लोगों को खौफज़दा करना। तो यहाँ पे एज स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूँ कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ना आप लोगों के डिपार्टमेंट में भी कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं। शकील भट्ट आप लोगों का एक सब इंस्पेक्टर था, वो ब्रैकेट था ट्रका वाला ग्रुप के साथ, उनके कोई आपस में ताल्लुकात थे। और फिर एहसन शाह का जब केस हुआ, तीफ़ी भट्ट का केस हुआ, वो उस केस में भी था। देखिए, हर पुलिस अफसर इस सोसाइटी का भी मेंबर है। हम किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते कि अगर चूंकि आप इस पुलिस फोर्स का मेंबर हैं तो आप ये दोस्त रखेंगे और ये दुश्मन रखेंगे, हम नहीं पाबंदी लगा सकते। अगर किसी का ये ताल्लुक है और कोई फैमिली रिलेशनशिप है तो उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन अब ये लेकिन बड़ा है, लेकिन हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो उन रिलेशंस को, उन फैमिली ताल्लुकात को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में असरअंदाज होने दे। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन उसे केस से अलग भी तो कर देना चाहिए। शकील भट्ट उस केस से बिल्कुल अलग था। वो बाद में हुआ? नहीं, वो उस तफ्तीशी टीम में भी नहीं था, वो उस टीम का हिस्सा भी नहीं था। तफ्तीश हमने की है, उसमें शकील भट्ट का कोई, हत्ता कि हमने उस CIA के उस यूनिट का कोई बंदा भी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम में नहीं रखा, ये साबित करने के लिए कि हम बिल्कुल इम्पार्शियल कर रहे हैं। हालांकि उस इन्वेस्टिगेशन टीम में बहुत अच्छे पुलिस अफसर हैं, लेकिन हमने पर्पजली हमने कहा कि नहीं, उस यूनिट का कोई पुलिस अफसर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा नहीं होगा, और हिस्सा नहीं था। अच्छा, वैसे आप लोगों को क्या मुश्किलात आती हैं एज अ पुलिस फोर्स? कई मसाइल हैं। मसलन सबसे बड़ा जो मैं चैलेंज समझता हूँ वो पुलिस को पब्लिक का कोऑपरेशन हासिल करने में मुश्किल आती है। लोगों का एतमाद विन करने में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें जब हम केस अदालत में भेज देते हैं तो पब्लिक के लोग गवाही देने में बड़ा हेजिटेट होते हैं, बल्कि गवाह बनते ही नहीं हैं। वो कहते हैं जी बात हम आपको बता देंगे लेकिन सानू किधरे गवाह ना बना देना, यानी इतना डरते हैं। और हमें जो एक और प्रॉब्लम आता है, झूठी खबरों और झूठी अफवाहों के ज़रिए जो एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, इस पे भी कानून साजी करने की ज़रूरत है कि आप आप सच्ची खबर तो ज़रूर दें, लेकिन झूठी खबरें दे के पुलिस का काम मुश्किल ना कर दें। हत्ता कि बालाज केस में भी ये था कि ऐसी मैं वीडियोस देखता था जो मेरे इल्म में भी नहीं होता था कि ये हो गया है, और उन यूट्यूबर्स को ख्वाब आ जाता था रात में। और उन दिनों में जिन यूट्यूबर्स के व्यूअरशिप 50-60 से ज़्यादा नहीं होती थी, वो 25-25 हज़ार पे चली गई, और जब आप उनकी बात सुनते तो कुछ भी नहीं होता था। तो हमें ये मसाइल आते हैं।
फिर जो हमें अगला मसला आता है कि पुलिस फोर्स की तादाद बहुत कम है। किसी भी मॉडर्न मुल्क में चले जाए, हम कई गुना कम हैं, तो पुलिस की तादाद को बढ़ाने की ज़रूरत है, इनके औकात कार को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। पुलिस वाला भी इंसान है, उसके अलावा जितनी है वो भी फिर किसी प्रोटोकॉल वगैरह में नहीं। अभी वो प्रोटोकॉल के लिए हमने वो फोर्स अलग कर दी है, जो रूट वगैरह पे करते हैं वो सिक्योरिटी डिवीज़न हमने अलग कर दी, ताकि पुलिस वालों का जो काम का वो हर्ज ना हो। डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी, इन्वेस्टिगेशन अलहदा, ऑपरेशन अलहदा, OCU अलहदा, सिक्योरिटी डिवीजन अलहदा, स्पेशल ब्रांच अलहदा, तो वो डिपार्टमेंटलाइजेशन। लेकिन अभी भी पुलिस की तादाद जो है वो जुराइम के लिहाज से और बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से बहुत कम है। ज़्यादा पुलिस फोर्स चाहिए, हमें ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान चाहिए। पढ़े लिखे नौजवान पुलिस में आने को तैयार हैं? हाँ हाँ, ओ यस। ये आप छोड़ें, अभी पुलिस कांस्टेबलों की भर्तियाँ खुलने लगी हैं ना, तो आप देखेंगे PhD, MA, MSc, MPhil वो लड़के लाइन में लगे होते हैं कि हम पुलिस में आना चाहते हैं। अच्छा, वो खुशी से तो नहीं आना चाहते ना, वो तो एक गवर्नमेंट जॉब है इसलिए आना चाह रहे हैं, मजबूरी है कि जॉब्स नहीं है। सुन लीजिए, आप इस तरह कर लें कि एक तरफ एक क्लर्क के लिए भर्ती हो और एक तरफ एक थानेदार के लिए भर्ती हो, तो आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा लंबी लाइन कौन सी होगी? थानेदार के लिए। पुलिस की जो नौकरी है ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये आपका एक ऑनर है, आपका प्राइड है, आपका फ़ख्र है। तो जब आप पुलिस में आते हैं तो मुआशरा आपको इज़्ज़त देता है। एक टैका भी है। टैका उनके लिए जो सतही तौर पे सोच रहे हों, मैं समझता हूँ ये टैके से ज़्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आपने 18-18 घंटे काम करना है और कई दिन आप अपने शहर में रहते हुए अपने घर नहीं जा पा रहे होते, तो उस वक़्त वो टैके से ज़्यादा आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। जो ज़िम्मेदार पुलिस अफसर है, जो बेवकूफ़ और सती किस्म का आदमी है, तो वो तो उसको ले सकता है कि मैं एक बहुत बड़ा बन गया। वो नहीं, आप बहुत बड़े नहीं बने, आप पर जिम्मेदारी आ गई है। अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, अब ये नहीं कि आप जो करते फिरेंगे। अगर आप वायोलेशन करेंगे ट्रैफिक के एक इशारे की भी, तो आप ज़्यादा जवाबदेह होंगे। सो मैं इसको टैके से ज़्यादा एक जिम्मेदारी और लाइबिलिटी समझता हूँ। हाँ, लेकिन इज़्ज़त और ऑनर इसमें है, इसमें कोई शक नहीं। आज के पॉडकास्ट में हमने लाहौर के हाई प्रोफाइल केसेस के हकाइक को जाना और SP साहब के सामने वो सवाल रखे जो एक आम शहरी के जहन में आते हैं। आपके ख्याल में पुलिस को ऐसे क्या इक़दामात करने चाहिए जिससे पुलिस शहरियों के ट्रस्ट को जीत सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।